वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। बड़े बड़े गम खड़े हुए थे रास्ता रोके राहों में, छोटी छोटी खुशियों से ही हमने दिल को शाद किया। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आज हम यूएफसी हिस्ट्री के एपिसोड 3 में आपसे मिल रहे हैं। आज का सब्जेक्ट आप अगर मेरी उम्र के हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, पर अगर नहीं है तो भी शायद इंटरेस्टिंग होगा। इस एपिसोड के 2 किरदार हैं, 3 किरदार। किरदार नंबर 1 है यूएफसी, जो सीमाफोर एसईजी के अंतर्गत है, सीमाफोर एंटरटेनमेंट ग्रुप, जो बिकने के कगार पर है। ठीक है, ये बात हमने पिछले एपिसोड में भी की है कि सीमा मतलब एसईजी जब बिकने वाली थी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी, बहुत कमीनापन हुआ था, या आप जो भी चाहे वो कह ले। तो आप चाहे तो वो एपिसोड जरूर देखें। मैंने चाहे क्या देखें। प्लेयर नंबर 1 है यूएफसी। प्लेयर नंबर 2 है, आपको पता है प्लेयर नंबर 2 कौन है? प्लेयर नंबर 2 है फर्टिटा जूफा एलएलसी। एलएलसी बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। प्लेयर नंबर 2 है जूफा एलएलसी, और आपके जो फर्टिटा ब्रदर्स के साथ इसमें जूफा एलएलसी में 33.3%, 33.3% और 33.3% है डेना वाइट के पास। बाकी जो 66.6% है वो फर्टिटा ब्रदर्स के पास है। ये है ऐसे जूफा एलएलसी। ओके, तो नंबर 1 एसईजी, नंबर 2 जूफा एलएलसी, नंबर 3 प्लेयर नंबर 3 की बात है। प्लेयर नंबर 3 था वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में भी WWE, जिसका चेयरमैन उस समय भी और आज भी विंसेंट कैनेडी मैकमैन था। अब हम इस परिवार के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इस परिवार की शुरुआत होती है WWF से। 1984 तक, 1982 तक, 82 या 84, आप सर्च कीजिए क्या बोल रहा हूं मैं ना। 82 या 84 तक WWF हुआ करता था, जो विंस मैकमैन चलाया करता था। पर वो विंस मैकमैन ये वाला विंस मैकमैन नहीं था, थोड़ा और पीछे चलता है, आपको थोड़ी और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अब 1978 में चलते हैं, तब WWF चलाया करता था विंसेंट मैकमैन, विंस मैकमैन, मिस्टर मैकमैन। तभी एक लड़का आता है और उनको बोलता है कि आप मेरे बाप हो। विंस मैकमैन बोलता है ऐसे कैसे भरोसा करे। लड़का सबूत देता है। विंसेंट को पता चलता है, विंसेंट मैकमैन को जब पता चलता है कि एक्चुअल में ये उसी का लड़का है। और पता है इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के का नाम भी विंस मैकमैन है। विंस मैकमैन सीनियर और विंस मैकमैन जूनियर। विंस मैकमैन जूनियर अपने बाप के साथ WWF वर्ल्ड रेसलिंग, जो WWF चलाने लगता है, राइट, उस समय की रेसलिंग कंपनी। अब आपको समझना होगा, तब रेसलिंग कंपनियां वैसे नहीं होती थी जैसी आज। जैसे कि आप जिनको जानते होंगे उनमें शायद AEW, WWE है, राइट। WWE के अंतर्गत 2-3 ब्रांड है शायद उनके, स्मैकडाउन है, रॉ है और NXT है। इसके अलावा भी होंगे, 201 लाइव था। तो ये है, पर उस समय वैसा नहीं था। उस समय ऐसा था कि हर एक रीजन की अपनी अपनी रेसलिंग कंपनी हुआ करती थी, राइट। जैसे कि नेवाडा रीजन में अपनी एक कंपनी है, कैलिफोर्निया रीजन में, जैसे कैलिफोर्निया रीजन में USWF थी, और बाकी आपके साउथ में बड़ी कंपनी थी WCW, और ईस्ट यानी कि जो आपका न्यूयॉर्क का एरिया है वहाँ पे WWF थी, विंसेंट मैकमैन वाली। तो ये सारी कंपनियां थी, इनमें आपस में काफ़ी दोस्ती आ रही थी। कहने का मतलब है एक दूसरे के टेरिटरी में ये लोग नहीं जाते थे और ज़्यादा उंगली नहीं करते थे। पर 1978 से लेकर 1982 तक विंसेंट मैकमैन जूनियर और विंसेंट मैकमैन सीनियर साथ में काम करे। उसके बाद मैकमैन सीनियर रिटायर होना चाहता था, तो उसकी कंपनी किसने खरीदा? उसने कंपनी अपने लौटने को दिया नहीं, बेचा। उसने जिसको कंपनी बेचा वो था विंस मैकमैन। विंस मैकमैन, पर विंस मैकमैन के सपने
न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं थे। उसका अमेरिका का सबसे बड़ा वो नहीं बनना था, क्योंकि ऑलरेडी वो अमेरिका के साइज के हिसाब से और पैसों के हिसाब से WWE उस समय भी सबसे बड़ी कंपनी थी। पर धीरे 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 उनने दूसरे टेरिटरी खरीदना चालू कर दिए, और एक समय ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 बड़ी टेरिटरी बची, WWF, तब का नाम बदल के WWF कर दिया गया, और WCW। इनके अलावा भी टेरिटरी बची थी, बट कमाई सिर्फ इन दोनों की थी। और फिर इनके बाद में अगले 15 साल तक लड़ाई चली, 1986 से 2001 तक, जिसमें WWE जीती। उसके बाद WWE दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी नहीं बन गई। लगभग 80% मार्केट, वो मेरे भाई की आवाज़ आ रही है, सॉरी, लगभग 80% मार्केट जो है वो WWE के पास था। उसका पूरे दुनिया भर में छोटा सा कोई कंपटीशन था तो न्यू जापान प्रो रेसलिंग था। मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई पता है? क्योंकि विंस मैकमैन मौके पर चौका मारने के लिए जाना जाता है, और जब WCW से वो जीता तो उसकी सारी लाइब्रेरी उसने खरीद ली। यानी कि WCW की भी जितनी मेहनत थी 50 साल की, वो सब भी उनके पास आ गई। ऐसे कर करके उसने सबकी लाइब्रेरी खोल ली, और WWE का जो नेटवर्क है आज का, फिर बाद में नाम उनको चेंज करना पड़ा। सिंपल में फटाक से बता देता हूँ, WWF को नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि WWF जो है एक और वाइल्ड लाइफ फंड था, उसका भी नाम था। उनने केस किया इस पर क्योंकि उनका नाम उससे पहले था, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि तुमको नाम चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो WWF से WWE हो गया। 2001 पे वापस आते हैं, WWE ने खरीद लिया। अब मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मौके पे चौका मारना विंस मैकमैन की आदत थी। इसी के 2-3 साल बाद की एक घटना है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, कि जब UFC बिकने वाला है, प्लेयर नंबर 1 है UFC SEG, प्लेयर नंबर 2 है जूफा, प्लेयर नंबर 3 है WWE। अब अगली पीढ़ी की बात करते हैं। विंसेंट कैनेडी मैकमैन, मिस्टर मैकमैन के फेवरेट है उसकी बेटी स्टेफनी मैकमैन। सॉरी फॉर द कॉल। हाँ, तो मैं कहा था, उसकी फेवरेट है उसकी लड़की, उस समय भी थी फेवरेट और आज भी फेवरेट है, स्टेफनी मैकमैन। और उसका लड़का भी कम इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी अपने बाप पे गया है। उसको भी पता है मौका जब नज़र आता है ना, तो बिजनेसमैन को समझ में आता है कि ये मौका है और इसमें पोटेंशियल है। जैसे कि विंस मैकमैन को 1982 में समझ में आया था कि पूरे जगह पे कब्जा करने का अपना मौका है, ठीक वैसे ही आपके शेन मैकमैन को, जो विंस मैकमैन का बड़ा लड़का है, उसको समझ में आया कि अगर हम आज UFC खरीदते हैं तो मिक्स मार्शल आर्ट में हम बहुत आगे जा सकते हैं। उसने पता किया कि कंपनी कितने में खरीदी जा रही। बात थी लगभग $40 मिलियन में। अब 2 कंपनियां हैं, WWE और जूफा। जूफा ने जैसे तैसे $40 मिलियन कर लिए। शेन मैकमैन बोलता है कि मैं $45 मिलियन दूंगा। पहले वो बाप से बात कर चुका है, बाप मान चुका है, क्योंकि $45 मिलियन WWE के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब वो एक्चुअल पैसे लेने जाता है तो बाप बोलता है कि आई हैव चेंज माई माइंड। और बाप का माइंड किसने चेंज किया? स्टेफनी मैकमैन ने। और ये बात किसने लिखी? उस समय WWE के बहुत बड़े मैनेजर हुआ करते थे कोई, उनकी जो किताब है उसमें ये बात लिखी है कि पहले विंस मैकमैन ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आई एग्री विथ यू, और बाद में विंस मैकमैन ने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो आपको समझना होगा कि विंस मैकमैन का माइंड चेंज करने से शेन को इस कंपनी से हाथ धोना पड़ा, और कंपनी किसके पास चली गई? जूफा LLC के पास। बाद में एक तरफ डेना वाइट था, दूसरी तरफ विंस मैकमैन था। इनकी झड़प भी हुई। वैसे आप डेना वाइट से पूछेंगे ना कि उसका सबसे फेवरेट प्रमोटर कौन है, तो वो खुद बोलेगा कि विंस मैकमैन है। पर इनकी झड़प क्यों हुई? इनकी झड़प इस बात पे हुई कि दोनों ही एक ही टीवी पे आ रहे थे, एक ही चैनल पे आ रहे थे, तो लफड़ा होना था। दोनों एक दूसरे के बाद आते थे,
तो थोड़ी लड़ाई हुई, उस बारे में भी कभी बात करेंगे। वैसे मैंने एक कभी कहीं ना कहीं मेरे चैनल में ना बहुत पुराना वीडियो होगा WWE वर्सेस UFC, उसमें वो सारी बातें मैंने मेंशन की है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब बात उठती है क्या होता अगर WWE खरीद लेता उसको। तो मेरा मानना है कि अगर WWE खरीद लेता और शेन मैकमैन ही इसको चलाता तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, वो आज भी उतनी ही सफल होता जितनी वो आज है। और अगर WWE खरीद लेता और विंस मैकमैन उसको चलाता तो मेरे को नहीं लगता कि वो आज जहाँ पे है वहाँ पे होती। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ ना कि जैसे WWE को विंस मैकमैन चला रहा है, UFC वैसे नहीं चलती है। चाहे जो भी हो, डेना वाइट से मैं जितना भी डिसएग्री करूं, एक बात माननी पड़ेगी कि है एक नंबर प्रमोटर। मैं ये जो बात बता रहा था आपको, ये आज से 16 साल 15 साल पहले की बात है। आज से 10 साल पहले भी UFC से 10 गुना बड़ी कंपनी थी WWE। आज से 5 साल पहले भी UFC से लगभग 2 गुनी बड़ी कंपनी थी WWE। आज से 2 साल पहले दोनों कंपनियां लगभग बराबर थी, और आज UFC बड़ी कंपनी है, WWE छोटी कंपनी है। तो अगर कोई मौका मिले ना तो डबल माइंडेड मत होना। क्या होगा, हो सकता है कि आप डिसीजन लोगे और डिसीजन गलत साबित होगा, पर कम से कम इस बात का पछतावा नहीं रहेगा कि मैं वो कर लिया होता तो आज मैं कहाँ होता। राइट? अंग्रेजी में कहावत है, इट्स बेटर टू लव एंड लॉस देन नेवर बीइंग इन लव। ओके, सो बी इन लव। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, लाइक करो, अच्छा नहीं लगा तो गाली दो। ये था एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 4 भी बनाएंगे जब कभी मन करेगा तो। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो। ठीक है, बाय।